हेलो बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन और उसकी कठिनाइयों के बारे में बात की थी कि उसको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करती हूँ कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी। पहला तुर्क अमीरों की समस्या रही, दूसरा सेना का विश्वास प्राप्त करना, तीसरा हिंदू सरदारों की समस्या, चौथा उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या, पाँचवीं खोखरों की समस्या, छठा दुर्बल राज्याधिकार। अब इन समस्याओं के पश्चात मतलब उसने किस तरीके से इनका समाधान किया, ये हम इस वीडियो में करते हैं। अब समस्याओं के समाधान की बात आती है तो सबसे पहले उसने विरोधी तुर्क अमीरों का दमन किया। पहला क्या था? विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। इल्तुतमिश ने आराम शाह पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी, फिर भी बहुत से विरोधी तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने दिल्ली के समीप अपने सैनिक दस्ते एकत्र कर लिए। इल्तुतमिश ने इन सरदारों पर अचानक आक्रमण करके उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। अधिकांश विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो बच गए उन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी तथा तराइन के क्षेत्रों में स्थित तुर्क और हिंदू सरदारों का दमन करके उन्हें अपनी अधीनता मानने के लिए विवश किया। दूसरा, चालीसा मंडल का गठन। अब ये चालीसा मंडल क्या है? तुर्क अमीरों के भावी विद्रोहों को रोकने तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति से काम किया। उसने अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक नया दल संगठित किया। चूंकि इसमें 40 लोग सम्मिलित किए गए थे, इसलिए इसे चरगान अथवा इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया गया। चूंकि दल के सदस्यों की उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर निर्भर थी, अतः वे लोग हमेशा उसके प्रति निष्ठावान बने रहे। तीसरा, यल्दौस का दमन। यल्दौस, जब इल्तुतमिश सुल्तान बना ही था तब गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौस ने इसे गजनी राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए राज के चिन्ह भिजवाए थे। चूँकि उस समय इल्तुतमिश यल्दौस से शत्रुता मोल लेने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने राज के चिन्ह स्वीकार कर लिए थे, परंतु अपमान का प्रतिशोध लेने की ताक में रहा। उधर यल्दौस ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। इल्तुतमिश ने इस अवसर पर तटस्थता की नीति अपनाई और अवसर पाकर सुरसती, कुहराम और भटिंडा पर अपना अधिकार जमा लिया। 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह ने यल्दौस को परास्त करके गजनी से खदेड़ दिया। यल्दौस लाहौर भाग गया और उसने थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। उसका इरादा दिल्ली पर आक्रमण करने का था, अतः इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें यल्दौस पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद यल्दौस का वध कर दिया गया। इस विजय से इल्तुतमिश को दोहरा लाभ हुआ। एक, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सिंहासन का दावेदार समाप्त हो गया। दूसरा, भारत का मुस्लिम राज्य गजनी के प्रभुत्व से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। चौथा, कुबाचा का दमन। कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा गौरी का एक दास था। ऐबक की भांति उसने भी अपने स्वामी की सेवा की थी और गौरी ने उसे उच्च का सूबेदार नियुक्त किया था। कुबाचा ने अपनी योग्यता तथा पराक्रम से मुल्तान, सिबिस्तान तथा समस्त सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने सुल्तान ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह किया और ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राजसिंह चिन्ह धारण कर लिया। इल्तुतमिश के लिए प्रबल प्रतिद्वंदी था। गजनी के शासक यल्दौस ने उससे लाहौर छीन लिया, परंतु जब यल्दौस इल्तुतमिश के हाथों पराजित हो गया तो स्थिति का लाभ उठाकर कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके उससे लाहौर छीन लिया। पराजित कुबाचा ने उस समय इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। फिर भी कुबाचा एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता रहा और इल्तुतमिश को भी उससे भय बना रहा। इस बीच चंगेज खान से पराजित होकर ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मंगबर्नी भागकर पंजाब आ पहुंचा। उसने कुबाचा के राज्य में लूटमार करके उसे भारी क्षति पहुंचाई। उधर मंगोलों ने मुल्तान में लूटमार करके
उधर मंगोलों ने मुल्तान में लूटमार करके उसको क्षति पहुंचाई। जलालुद्दीन और मंगोलों की वापसी के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाते हुए एक साथ उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा निराश हो गया, उसने भागकर सिंध के दुर्ग में आश्रय लिया। उच्च और मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इसके बाद सेना नायक जुनैदी को बक्कर का घेरा डालने का काम सौंपा गया। 2 मास की घेराबंदी ने कुबाचा की स्थिति को दयनीय बना दिया। उसने संधि की याचना की, परंतु इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। इससे कुबाचा को संदेह उत्पन्न हो गया और वह एक नाव में बैठकर भाग निकला, परंतु उसकी नाव डुबो दी गई और कुबाचा का अंत हो गया। इस प्रकार इल्तुतमिश को अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से छुटकारा मिल गया और सिंध, उच्च, मुल्तान तथा पंजाब जैसे विस्तृत क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया। इससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति और साधनों का भी विकास हुआ। 5वां जो समस्या थी उसका समाधान हुआ, वो था मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण, जैसा हमने उसमें देखा था कि मंगोलों के आक्रमण का भय हमेशा बना रहता था। तो 1221 में इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण का भयंकर संकट आ खड़ा हुआ, जिससे उसने अपनी कूटनीतिक प्रतिभा के द्वारा दूर करने में सफलता प्राप्त की। मध्य एशिया के रेगिस्तान में बसने वाली मंगोल जाति को चंगेज़ खान ने संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया और फारस को पदाक्रांत करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इतिहासकारों के विवरणों से पता चलता है कि मंगोलों में भयानक बर्बरता तथा रक्त पिपासा विद्यमान थी। चंगेज़ की मंगोल सेना के सामने ख्वारिज़्म का शक्तिशाली साम्राज्य भी धराशायी हो गया। ख्वारिज़्म का शाह कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया और उसका युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की ओर चला आया। युवराज का पीछा करते हुए मंगोल भी भारत की ओर आ धमके। जलालुद्दीन ने कुबाचा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया और बाद में पंजाब के खोखरों से मित्रता स्थापित करके पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद उसने इल्तुतमिश की सेवा में अपना राजदूत भेजकर मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता की अपील की। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश की धार्मिक भावनाओं को उभारने का प्रयास किया। इल्तुतमिश के सामने दुविधापूर्ण स्थिति आ खड़ी। एक स्वधर्मी शरणार्थी युवराज को सहायता न देने से मुस्लिम जगत में उसकी बदनामी होना निश्चित था, परंतु सहायता देने का अर्थ था बर्बर चंगेज़ खान को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए भड़काना, क्योंकि चंगेज़ खान एक तटस्थ राज्य पर आक्रमण करना नहीं चाहता था और इसलिए अभी तक उसने सिंधु नदी को पार नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया और विनम्रतापूर्वक जलालुद्दीन को कहला भेजा कि भारत की गर्म जलवायु आपके निवास के अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब खाली करके वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने भावी युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए जोर शोर के साथ सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। जलालुद्दीन ने संपूर्ण स्थिति को परख कर इल्तुतमिश से टकराना उचित नहीं समझा और कुबाचा के राज्य में लूटमार करके 1224 ईस्वी में फारस की तरफ भाग गया। उसके लौटते ही मंगोलों ने भारत को छोड़ दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के विनाश से बचा लिया। कुबाचा की शक्ति के कमज़ोर हो जाने से उसे अपने राज्य का विस्तार करने का सुअवसर मिल गया। छठा पॉइंट, बंगाल विजय। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल का सूबेदार अली मर्दान एक स्वतंत्र शासक बन गया और उसने दिल्ली को वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की दृष्टि से उसने अनेक खिलजी सरदारों का क्रूरता के साथ दमन किया और बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। परिणाम स्वरूप अधिकांश खिलजी सरदार उसके शत्रु बन गए और 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने अली मर्दान का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने हिसामुद्दीन इवास को अपना शासक बनाया। इवास ने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। इवास ने बिहार पर आक्रमण कर उससे अपना अधिकार कायम किया, इसके बाद उसने पड़ोसी हिंदू राज्यों जाजनगर, तिरहुत तथा कामरूप के विरुद्ध सफल अभियान किए। इन विजयों से इसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई और उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। इल्तुतमिश प्रारंभ से ही पूर्वी भारत पर निगाह रखे हुए था, परंतु उत्तर पश्चिमी सीमांत संकट के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। चंगेज़ खान की वापसी से राहत मिलते ही उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ पूर्व की ओर अभियान किया। बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिणी बिहार पर उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद वह बंगाल की तरफ बढ़ा।
यद्यपि इवाज ने युद्ध की तैयारियां कर रखी थी, परंतु ठीक समय पर उसने अपना निर्णय बदल दिया और इल्तुतमिश के साथ संधि कर ली। संधि के अनुसार इवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, बिहार का क्षेत्र इल्तुतमिश को सौंप दिया, वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया और स्वतंत्र शासक के राज के चिन्हों और उपाधियों को भी त्याग दिया। इससे संतुष्ट होकर सुल्तान इल्तुतमिश वापस लौट गया। लौटते समय वह मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर गया, परंतु इल्तुतमिश के लौटते ही इवाज ने बिहार पर आक्रमण कर दिया और मलिक जानी को खदेड़कर बिहार को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर इल्तुतमिश ने अपने लड़के नासिरुद्दीन महमूद शाह को, जो कि अवध का सूबेदार भी था, इवाज के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया। महमूद शाह एक योग्य पराक्रमी युवक सेना नायक था और अवध के हिंदू सरदारों का दमन करके काफ़ी यश कमाया था। 1226 ईस्वी में जब इवाज पूर्व की और किसी अन्य युद्ध में उलझा हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद ने अचानक तेजी के साथ इवाज की राजधानी लखनऊ पर आक्रमण कर उस पर अधिकार जमा लिया। इवाज ने पलटकर नासिरुद्दीन पर आक्रमण किया, परंतु वह युद्ध में मारा गया और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने बंगाल का शासन भी महमूद को सौंप दिया, परंतु 1229 ईस्वी में अचानक इस प्रतिभावान राजकुमार महमूद की मृत्यु हो गई और खलजी सरदारों ने बंगाल में विद्रोह का झंडा फहरा दिया। उनमें से एक मलिक इख्तियारुद्दीन बलका बंगाल का सुल्तान बन बैठा। अतः 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश को पुनः बंगाल पर अभियान करना पड़ा। युद्ध में बलका मारा गया और बंगाल पर पुनः दिल्ली का शासन कायम हो गया। मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके सुल्तान वापस लौट गया। 7वां पॉइंट, पंजाबों के खोखरों का दमन। ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मंगबरनी पंजाब से वापस लौटते समय सैफुद्दीन करंगुल को पश्चिम पंजाब में अपना अधिकारी नियुक्त कर गया था। सैफुद्दीन ने पंजाब के खोखरों से मैत्री करके अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ इल्तुतमिश ने कुबाचा से पंजाब का अधिकांश क्षेत्र जीत लिया था, परंतु सैफुद्दीन और खोखरों की लूटमार तथा धावों से पंजाब में अव्यवस्था फैल गई थी। अतः इल्तुतमिश ने उसका दमन करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। डॉक्टर पांडे ने लिखा है कि भयंकर संघर्ष के बाद खोखरों का दमन कर दिया गया और सियालकोट, जालंधर तथा नंदना के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। खोखरों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में नई सैनिक चौकियां कायम की गई और नासिरुद्दीन एतिगीन को नंदना में नियुक्त किया गया। खोखरों के गांव तुर्क अमीरों को जागीर में दे दिए गए, इससे शांति और व्यवस्था कायम हो गई। 8वां पॉइंट, राजपूतों से युद्ध। गौरी की मृत्यु के बाद राजपूत एवं हिंदू शासक पुनः शक्तिशाली बन बैठे, क्योंकि ऐबक को अपने अल्प शासन काल में उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का समय नहीं मिल पाया। इल्तुतमिश भी 1225 ईस्वी तक विभिन्न समस्याओं में फंसा रहा, परंतु उसके बाद उसने अनेक राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का निश्चय किया। 1226 ईस्वी में उसने राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। 1230 ईस्वी तक उसकी सेनाओं ने जालौर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़ तथा सांबर को भी जीत लिया। इनमें से कुछ राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और जालौर तथा कुछ अन्य राज्यों को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने तथा वार्षिक कर चुकाने की शर्त पर उनके शासकों को वापस लौटा दिया गया। इन विजयों से उत्साहित होकर 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर के राजा मंगलदेव ने 1 वर्ष तक सामना किया, परंतु अंत में थककर ग्वालियर दुर्ग से भागकर दूसरे दुर्ग में शरण ली। उसके भागते मुस्लिम सेना का ग्वालियर पर अधिकार हो गया। रशीदुद्दीन को ग्वालियर दुर्ग का प्रधान अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद कालिंजर पर आक्रमण किया गया। सुल्तान की सेना के आते ही राजा कालिंजर से भाग गया और दिल्ली की सेना ने दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु उसका नियंत्रण अस्थायी रहा। कालिंजर के चंदेलों ने शीघ्र ही तुर्क अधिकारियों को खदेड़कर दुर्ग पर पुनः कब्जा कर लिया। 1233 से 34 ईस्वी की अवधि में इल्तुतमिश ने नागदा के गुहिलोतों और गुजरात के सोलंकियों के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किए, परंतु उससे सफलता नहीं मिली। मुस्लिम इतिहासकारों ने इन अभियानों का विस्तृत वर्णन नहीं दिया है, परंतु राजपूत साधनों से पता चलता है कि सुल्तान को परास्त होकर लौटना पड़ा। 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर अभियान किया
और भिलसा का नगर तथा दुर्ग जीत लिया। भिलसा में सुल्तान ने 300 वर्ष प्राचीन एक भव्य मंदिर को भूमिसात करवा दिया। उसके बाद उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और बिना किसी विशेष प्रतिरोध के इस नगर पर अधिकार कर लिया। सुल्तान ने उज्जैन में स्थित महाकाल के विख्यात मंदिर को नष्ट कर दिया। उज्जैन की लूटमार से सुल्तान को पर्याप्त धन मिला। कटहर, दोआब, अवध तथा बिहार में भी हिंदुओं के अनेक छोटे बड़े ठिकाने थे और उनके शासक समय समय पर मुस्लिम अधिकारियों को तंग करते रहते थे। अतः उनके विरुद्ध भी कई बार सैनिक अभियान किए गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बानियाना बयाना पर हुआ, परंतु मार्ग में ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह वापस आ गया। 9वां पॉइंट, खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर सिंहासन के अन्य दावेदारों को परास्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था, फिर भी इस्लामी कानून के हिसाब से उसका राज्याधिकार निर्बल था, क्योंकि वह एक दास रह चुका था। अतः उसने बगदाद के खलीफा, जिसे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी एवं शासनाधिकारी माना जाता था, से अपने राज्य को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का निवेदन किया। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर लिया और उसको नासिर अमीर उल मोमिनीन खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की तथा उसके लिए खिल्लत मतलब पोशाक भी भेजी। इस घटना का अत्यधिक राजनीतिक महत्व है। कल ही खलीफा की स्वीकृति से उसका वैधानिक पक्ष मजबूत हो गया और मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा धर्म की अवहेलना के समान हो गई। अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया जो उसे दास मानकर उसे राज्याधिकार की आलोचना किया करते थे। खलीफा द्वारा प्रदत्त सम्मान से मुस्लिम संसार में भी इल्तुतमिश का मान सम्मान बढ़ गया। लास्ट में हम करते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु। बयाना अभियान के समय इल्तुतमिश बीमार हुआ। इसके बाद वह ठीक ही नहीं हो सका। उसकी बीमारी बढ़ती गई और अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कब हुई? अप्रैल 1236। उसने अपनी सैनिक सफलता और कूटनीतिक के द्वारा एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। आगे का हम करेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में।